हाल है भाई लोग। जे की तरफ से आप सबको फिर से खुशामदीद। हमारी ये ऑन गोइंग सीरीज जिसके अंदर ईरान और यूएस के बीच में जो जंग चल रही है उसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, दोनों साइड से क्या क्या रेटरिक आ रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उस पर बात कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि जितना प्रोपेगेंडा और जितनी फेक न्यूज़ ऑनलाइन चल रही है उसको कम किया जाए, उसको दबाया जाए और एक क्लियर विजन दी जाए, एक क्लियर इमेज दी जाए इस जंग के अंदर असल में क्या चल रहा है। तो आओ यार इसी अज़म से चलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। अगर किसी को ये कंटेंट समझ आ रहा है तो प्लीज़ यार, छोटा यूट्यूबर हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, लाइक कर दो, पुश दिस टू पीपल हु डू नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वॉर। और मिलके यार शोर कम करने की कोशिश करते हैं और एक आवाज़ बन के निकलते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ इन द पास्ट कपल डेज आई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि यार डायनामिक्स क्या चल रहे हैं, क्या चीज़ें कहाँ पर हैं, कैसी हैं। इसराइल पिछले कई दिनों से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर रहा है अलग अलग जीसीसी मुल्कों के अंदर, टर्की के अंदर, अजरबैजान के अंदर, साइप्रस में जहाँ पे यूके का बेस है वहाँ पे। और वो कोशिश कर रहा है कि एक एजिटेशन क्रिएट हो अगेंस्ट ईरान इन दीज कंट्रीज़, उसको यूज़ करके वो डाइवर्ट कर सके और ईरानी अग्रेशन को जो इसराइल के ऊपर शदीद किस्म की बमबारी हो रही है वो कहीं और लेके जाए। बिकॉज इसराइल के सारे सिस्टम्स बिल्कुल ओवरवेलन हो चुके हैं, उनका आयरन डोम अब पेनिट्रेट हो चुका है, डिफेंसेस उस लेवल का काम नहीं कर रहे और ईरान बड़ा इजीली, बड़ा स्ट्रेटिजिकली उनके सारे की पॉइंट्स को हिट कर रहा है। इसी के दौरान यूरोपियन मुल्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है साइडलाइंस पे बैठ गए हैं। इस वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा कोई भी ट्रूप्स प्लेज नहीं कर रहा, कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट प्लेज नहीं कर रहा। और ये सब देखते हुए ट्रंप और नेतन्याहू दोनों बहुत गुस्से में हैं। दोनों बहुत इंस्टेंटरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इन मुल्कों के खिलाफ और बोल रहे हैं कि आपने हमें लावारिस छोड़ दिया है। इसके साथ साथ इन मुल्कों के इंटरनल बात करें तो ट्रंप जो है उसने अपनी पिछली स्टेटमेंट में, पिछली स्पीच में अपनी ही कांग्रेस को एंटी सेमेटिक बोला है और बोला है कि आप यहूदियों के खिलाफ काम कर रहे हैं और हम इसका बदला लेंगे। उसी के अगली जगह नेतन्याहू की ये स्टेटमेंट आई है कि एक्ट नाउ और देयर विल बी डायर कॉन्सिक्वेंसेज। ये स्टेटमेंट इसने सारे वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ दी है। तो इफेक्टिवली ये लोग अब इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं कि प्लीडिंग की जगह उल्टा थ्रेटिंग कर रहे हैं अपने ही एलाइज को। अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो ईरान के प्रेसिडेंट ने आके रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि अब हम जीसीसी मुल्कों के अंदर जो एसेट्स है उस पर बिला इख्तियार हमला नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर जीसीसी की तरफ से, इन मुल्कों की सॉवरेंटी की तरफ से कोई हमारे स्टेट पे हमला होता है तो जहाँ से भी वो होगा उसका उसी के हिसाब से बदला भी होगा। जीसीसी में ही रहते हुए अगर हम बात करें तो बहरीन के अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रिजीम गिर चुकी है, वहाँ का जो राजा है वो फ्लड हो चुका है, वो भाग चुका है वहाँ से। और वहाँ पे एक बहुत डायनामिक सी सिचुएशन चल रही है, इसको हम कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं। ईरानियन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के बहुत करीब ही ट्रम्प की फिर एक स्टेटमेंट आई कि वी विल प्रॉमिस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड सर्टन डेथ फॉर द पीपल ऑफ ईरान। तो ही इज़ फीलिंग द प्रेशर एंड ही इज़ लाइक रैचिंग अप द रेटरिक के कुछ भी हो जाए अब हम इस जंग में 100% इन है। इसी के साथ साथ इसराइल की थोड़ी सी और बात करें तो वहाँ पे एक्चुअली अवाम ने राइट्स करना शुरू कर दिए हैं। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को ओपनली वो गालियाँ दे रहे हैं और वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इस पूरे इंसिडेंट के बाद। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो वॉर का जो लेवल है वो एस्केलेट होते जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि तेहरान के अंदर जो सबसे बड़ी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है उसको टारगेट किया गया यूएस और इसराइली प्रॉक्सीज की तरफ से और उसकी वजह से एक बहुत शदीद किस्म का बहरान पैदा हुआ है। उसके साथ साथ एक शदीद किस्म का वॉर क्राइम है जहाँ पे उन्होंने वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को हमला किया है ईरानी कोस्ट पे। और ये तो हम देखे जा रहे हैं कि एस्केलेशन का लेवल जो है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी इन द वर्ल्ड। इसमें हम एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी नोट करनी होगी जो हम पहले बात कर रहे हैं फॉल्स फ्लैग्स की और सारी चीज़ों की, कि ये हमला भी जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पे हुआ है, इसराइली मीडिया ने विद अ ब्लैंकेट सब ने एक साथ मिलके इसका ब्लेम डाला है यूएई पे। और वो कोशिश कर रहे हैं कि आप बस किसी तरीके से भी ना ईरान की मिसाइल्स का जो डायरेक्शन है वो इसराइल से हट के किसी और मुल्क पे हो जाए, उनकी इतनी बैंड बज रही है। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि जब ये हमले हो गए उसके बाद ईरान ने एक नया वेव ऑफ अटैक किया है इसराइल के ऊपर, जिसमें उन्होंने भी उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ पर हमला किया। और एक और हमला उन्होंने बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पे किया। अगर आपको जीसीसी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जीसीसी के जो मुल्क है उनमें 70 से लेके 100% तक का जो पानी वो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डिसैलिनेशन प्लांट से ही आता है। वो समुद्री पानी को साफ़ करके अपनी यूजेज में लेकर आता है। अगर हम बात करें स्टोरेज फैसिलिटी पे जो ईरान के अंदर हमला हुआ है उसकी, तो उस हमले के बाद एक बहुत शदीद किस्म का ऑयल का बादल बन गया था ईरान के ऊपर, जिससे काली बारिश हुई है और एक नेचुरल डिज़ास्टर की तरह वो अब बढ़ रहा है। और इसके इम्पैक्ट जो है अगले हफ्ते में हम पूरे रीजन में देखेंगे जब वो हवा के साथ वो ऑयल के क्लाउड जो है वो बाकी जगहों पे भी डिस्पर्स होंगे।
इसी के साथ-साथ पिछले हफ्ते में एक और बहुत डायनामिक सी सिचुएशन चल रही थी जहाँ पे ट्रम्प और इसराइलीज़ कोशिश कर रहे थे कि कर्ड्स को यूज़ किया जाए, जैसे कि उन्होंने इराक में उनको यूज़ किया, जैसे उन्होंने सीरिया में उसको यूज़ किया, ईरान में भी उनको यूज़ किया जाए और उनके थ्रू ईरान से जंग लड़ी जाए। लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ, कर्ड लीडरशिप ने आके स्ट्रेट अप मना कर दिया कि भाई हम आपके साथ जब भी आपका हमने साथ दिया है, हमारे जो भी डिमांड्स होती थी, जो भी चीज़ें होती हैं, कभी पूरी नहीं हुई और हम अभी भी अपने मुल्क के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और स्पेशली जो डियास्पोरा कर्डिश ईरान के अंदर है, वो यूजुअली बहुत खुश रहता है अपनी गवर्नमेंट से, अपने लोगों से, तो वो नहीं हो पाया। और जब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, तो अब ट्रम्प ने आके बोल दिया कि यार मेरा बिल्कुल प्लान ही नहीं था, मैं बिल्कुल कर्ड्स की हेल्प नहीं चाह रहा, बिल्कुल चीज़ें नहीं चाह रहा, जो टिपिकल ट्रम्प फैशन में है। और अब ये नहीं हो सकता कि वो किसी प्रॉक्सी को यूज़ करें, तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो जा रहे हैं दोनों पार्टीज़। अगर हम यूरोपियन मुल्कों की बात करें, तो स्पेन के बाद अब बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड ने भी बहुत शदीद किस्म की मज़म्मत की है और बोला है स्ट्रेट अप कि नेतन्याहू और ट्रम्प ने जो ये जंग छिड़ी है, ये इलीगल है और इसको वो बिल्कुल हर तरीके से कंडेम और डिनाउंस करते हैं, व्हिच इज़ अनदर ह्यूज स्टेप बैक फॉर द ट्रम्प एंड नेतन्याहू रिजीम। अगर हम इस जंग का स्टार्ट से अभी तक का देखें, तो यूएस का जो नैरेटिव है ना, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। पहले उन्होंने बोला था कि प्रीएम्प्टिव अटैक हमने इसलिए किया है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो, लेकिन हल्के-हल्के हम देख रहे हैं कि उनके जो प्रो ज़ायनिस्ट रिजीम यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रो ज़ायनिस्ट मेंबर्स हैं, वो इसको एक होली वॉर बना के पोर्ट्रे कर रहे हैं। उन्होंने अपने सर्विस मेंबर्स को भी, उनके जो जनरल्स हैं, वो पुश कर रहे हैं कि ये एक होली वॉर है, एक क्रूसेड है और हम आर्मगेडन की तैयारी कर रहे हैं। ट्रम्प को जीसस क्राइस्ट ने चूज़ किया है और अब हमें इस जंग में घुसना है। इसके साथ-साथ एस्केलेशन के एक और लेवल में इसराइल ने ईरान के फर्दो रीजन के अंदर लीफलेट्स और अनाउंसमेंट्स की हैं कि आप इस पूरे एरिया को खाली कर दो, क्योंकि फर्दो के अंदर ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं और स्टोरेज लेवल्स हैं। और अब ये डर लग रहा है कि उसको खाली करने का जो अनाउंसमेंट की है, जो कुम उनका बहुत बड़ा शहर है, उसके करीब फर्दो है, उसको खाली करने के बहुत बड़ा रीज़न है कि इसराइल मोस्ट प्रोबब्ली वहाँ पे इसराइल या अमेरिका एक न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक के थ्रू स्ट्राइक करने वाला है। अगर आपको टैक्टिकल न्यूक के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं कर देता हूँ, पहले उसको चेक कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस लेवल की डेवस्टेशन क्रिएट कर सकता है। साथ-साथ इसराइल ने अल अक्सा कॉम्प्लेक्स के इर्द-गिर्द जितने भी उनके सेटलर्स और यहूदी ज़ायनिस्ट रहते हैं, उन सबको क्लियर आउट कर दिया है। और इधर भी एक अंदेशा लग रहा है कि कोई फॉल्स फ्लैग करके वो कोशिश कर सकते हैं कि अल अक्सा कॉम्प्लेक्स को पसमानदा करके डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि वो थर्ड टेम्पल को रूस से, मतलब जो उसके सिर्फ बेस रह गया था, उसको वापस से बिल्डअप कर सकें ऑन दैट टेम्पल माउंट। इसके साथ-साथ इसराइल ने अल-अक्सा कॉम्प्लेक्स के इर्द-गिर्द जितने भी सेटलर्स और यहूदी ज़ायनिस्ट रहते हैं, उन सबको क्लियर आउट कर दिया है। और इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि पॉसिबल है कि वो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई फॉल्स फ्लैग करके या एक्चुअली कोई धमाका करके उसको ख़त्म करें और पसमानदा करके जो टेम्पल माउंट है, उसके ऊपर अपना थर्ड टेम्पल बनाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। थोड़ा-सा अगर जंग से हट के, लेकिन जंग से रिलेटेड बात करें, तो एप्स्टीन फाइल्स का जो अनरिलीज़ कुछ पार्ट्स थे, कुछ हज़ारों में थे, वो रिलीज़ हो चुके हैं आफ्टर कांग्रेस प्रेशर, और उसमें इम्प्लिकेशन हुई है कि ट्रम्प जो है सेक्सुअल एलिगेशंस में मुलव्वस था विद अ माइनर गर्ल। और इसके साथ-साथ ही उसके बेस में, उसके मुल्क में उसकी जो रेटिंग है, वो रॉक बॉटम है। इतने लोएस्ट लेवल पे बहुत कम प्रेसिडेंट्स जो अपनी पूरे हिस्ट्री के अंदर आए होंगे। वो बहुत ही शदीद किस्म का अनपॉपुलर होता जा रहा है। आज की एक और बड़ी खबर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आके मीडिया में बताया कि यूएस और इसराइल कोशिश कर रहे हैं कि अब एक सीज़ फायर हो जाए, एक अनकंडीशनल सीज़ फायर हो जाए। लेकिन इसके ईरान बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि अब उनको कोई रीज़न नहीं दिखता कि सीज़ फायर हो, एक ओपन वॉर छिड़ चुकी है। स्पेशली कंसिडरिंग 12 डे वॉर के बाद जब सीज़ फायर की अनाउंसमेंट हुई थी, तो ये लोग मान गए थे, लेकिन तब से अब तक, जून से अब तक, ये जंग किसी न किसी लेवल पे चलती रही है। ईरान ने अभी तक कोई 28 वेव्स अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स की चलाई हैं यूएस और इसराइली प्रॉक्सीज़ और उनके इंस्टॉलेशंस पे। और अब जो सबसे रिसेंट इन्होंने हमले करना शुरू किए हैं, उसमें ये लोग क्लस्टर बॉम्ब्स और मल्टी वॉरहेड बॉम्ब्स यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपना जो मंसूबा बनाया हुआ था कि पहले चीप ड्रोन्स और चीप मिसाइल्स यूज़ कर करके इनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को ओवरवेल्म कर दें, आयरन डोम को डिसमैटल कर दें और उसके बाद अपने हैवी आर्टिलरी निकालें, अपने खिलौने निकाल के उनको इस्तेमाल करें। उन्होंने वो इस्तेमाल करना अब इफेक्टिवली शुरू कर दिया है, व्हिच इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज इन इसराइल, स्पेशली इन तेल अवीव। अच्छा, ये तो न्यूज़ राउंड अप हो गया। अगर हम थोड़ी-सी बात करें कि यार आगे ये जंग किस तरफ जा रही है, क्या होने लगा है, क्या स्टेजेज़ हैं, तो यार सीधी बात है, अब इस जंग के जो स्टेजेज़ हैं, वो एक बहुत शदीद किस्म के ब्रूटल और ख़तरनाक लेवल्स पे जा रहे हैं, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली सिविलियन कैजुअल्टीज़ बढ़ने का बहुत बड़ा अंदाज़ा है। कल मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगी, तो एक ब्लड बाथ हमें दिखेगा, मार्केट्स बहुत लो खुलने वाली हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सब कुछ चल रहा है, ईरान के अंदर ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला, इसराइल के ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला, इसको भी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल की प्राइस भी जो है वो $100 पर बैरल से ऊपर जाने वाली है। और साथ-साथ जो मिडल पावर्स हैं, जो यूरोपियन मुल्क बैठे हुए हैं, जीसीसी बैठा हुआ है, साउथ एशिया बैठा हुआ है,
बाकी कॉमनवेल्थ के नेशंस बैठे हुए हैं, ये हल्के-हल्के हो सकता है कि साइड्स चूज़ करना शुरू कर दें। अभी तक ये नहीं हुआ है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एपैथी इन दीज़ कंट्रीज़। फिलहाल ये मिडल पावर्स किसी भी रेजिम को सपोर्ट नहीं कर रहे ऑन आइदर साइड, और अभी वेट एंड वॉच चल रहा है। आई थिंक दोनों साइड्स इसी ये बैंक कर रही हैं कि जो ज़्यादा करीब दिखेगा जीत के, उसकी तरफ वो अलाइन हो जाएँगे, ताकि इस ऑनगोइंग, डेवलपिंग, चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर वो अपनी जगह बना सकें। क्योंकि एक पराया स्टेट तो बन चुका है इसराइल, पूरी दुनिया को पता है क्या हो रहा है। और दूसरी साइड पे हम अगर बात करें तो ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है चाइना और रशिया की तरफ से, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। एक्चुअली चाइना ने तो कुछ जहाज़ अपने इंटेलिजेंस बेस जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भेज दिए हैं, जो ईरानी कोस्ट लाइन को अब खड़े हुए हैं, और उन्होंने एक तरीके से एक ब्लैंकेट वो बना दिया है कि चाइना की किसी वेसल के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो दैट विल मीन दैट चाइना हैज़ टू एंटर द वॉर। और इसके साथ साथ इन दोनों को देखते हुए मुझे न्यूक्लियर ऑप्शन की लाइकलिटीज थोड़ी सी कम होता हुआ दिख रही है। अगर ये नहीं होते तो बड़ा ईज़ी था, इसलिए कि ईरान को सपोर्ट करने के लिए ऑन न्यूक्लियर लेवल कोई भी नहीं आता। बट ये दोनों जो हैं बहुत एक्टिवली इस रजीम की हेल्प कर रहे हैं और इस रजीम को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई न्यूक्लियर ऑप्शन आता है तो फिर दीज गाइस विल हैव एन ऑप्शन टू रिटेलिएट इन काइंड। ये सारी चीज़ें देखते हुए अब लाइक्लीहुड लग रही है कि यूएस और इसराइल ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। इसराइल के ट्रूप्स एक्चुअली थोड़े से कम होंगे, वो स्पेशल ऑप्स की तरफ ज़्यादा हैं। यूएस के ग्राउंड ट्रूप्स ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे ईरान को। लेकिन अगर ये होता है दैट वुड बी अ ह्यूज मिस्टेक, अ ह्यूज क्वैगमायर, क्योंकि ईरान एक फोर्ट्रेस की तरह बना हुआ है। वो पिछले 30 साल से अपने डिफेंसेस को ही पक्का कर रहे हैं, इस चीज़ का एक्सपेक्ट करते हुए कि यूएस कभी भी उनके साथ अग्रेसिव हो सकता है। तो अगर ये उस स्टेज पे जाता है तो हमें देखना होगा कि यूएस उसको कैसे टैकल करता है, क्योंकि फ़िलहाल बहुत बुरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनकी कोई भी प्रॉक्सी जो है उनका सपोर्ट नहीं कर रही। कर्ड्स ने उनको ठुकरा दिया है, जीसीसी कंट्रीज़ आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दिस वॉर। यूरोप ने उनको ठुकरा दिया है, कोई उनके साथ उस लेवल की सपोर्ट में नहीं है। साथ साथ यूएस के ट्रूप्स जो हैं वो वैसे भी डिमोरलाइज्ड हैं। हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जनरल्स और सारे इनके जो टॉप ब्रास है ट्रंप के साथ एक रजीम है, वो इसको होली वॉर की तरह पुश कर रहे हैं। और उनके जो ट्रूप्स हैं जो कि सब एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, सेकुलर लोग हैं, नॉन रिलीजियस लोग हैं, वो इसको जहालत और इसको एक तरीके से इस तरीके से देख रहे हैं कि यार ये हमारे कोर बिलीफ्स नहीं है, आप किस चीज़ के बेसिस पे आप हमें एक फॉरेन एंटिटी के लिए जंग में लेके जा रहे हो। खैर ये सब तो चल रहा है और हमारी कोशिश है कि आपको ऑन अ डेली बेसिस या एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ये सारी चीज़ अपडेट करते रहें। इसके साथ साथ मैं एक और उस पे बात कर रहा हूँ कि जो रिजीम चेंज ईरान के अंदर यूएस करना चाह रहा था, ट्रंप करना चाह रहा था, इन एक्चुअलिटी अब वो रिजीम चेंज यूएस के अंदर ही हो रही है। और उसके पीछे कौन से पावर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं, वो उसी की रिजीम के अंदर के ही लोग हैं जो उस रिजीम को करना चाह रहे हैं। मैं दोनों पे वीडियोस बना रहा हूँ, मैं दोनों पे रिसर्च कर रहा हूँ, दोनों के ऊपर बात करने की वो है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप किस चीज़ को सुनना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि जो रिजीम अभी इन प्लेस है, जो ज़ायनिस्ट को सपोर्ट कर रही है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट जिनको हम कहते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उनकी मेंटालिटी क्या है, वो किस तरीके से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं? या आप चाहेंगे कि जो रिजीम इसको रिप्लेस करने के लिए आ रही है और उनको बाहर पुश कर रही है, उसके बारे में पहले बात हो? मुझे बताओ यार कमेंट्स में किस चीज़ का क्या है? अगर आपको लगता है कि आपको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो भी शेयर करो। बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग सी बात होगी। बाकी जो वो वाली सीरीज़ है आफ्टर आवर्स उसका नाम है, उसके अंदर ज़्यादातर एक प्रिडिक्टिव सा हम लोग मॉडल रखेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या लग रहा है, मेरे दिमाग में क्या एनालिसिस चल रहा है इस चीज़ को लेके। तो वो फैक्ट्स बेस्ड इतना नहीं होगा, वो मोर स्टोरी लाइन बेस्ड और चीज़ों के बेस्ड होगा, उसको थोड़ा-सा गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही लेना। बट विल हैव फन। और जब तक ये यार वापस से वही कोशिश है कि यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा हम प्रोपेगेंडा कम करके फैक्ट्स ला के दे सकें, उतना अच्छा है। क्योंकि उसकी बहुत अशद ज़रूरत है, हमारे मीडिया के अंदर ये बातें नहीं बताई जाती। उसके बाद यार यही कि आओ मिल के शोर कम करते हैं और एक आवाज़ बन के निकलते हैं। ख्याल रखें अपना। And our leaders are low-life scum that screw little girls so the Jews can screw America. That's what's happening in this country. I just said it. That's what's going on in this country. And our FBI is corrupt. The Supreme Court is corrupt. The Justice Department is corrupt. The news media is corrupt. The whole country is corrupt.